तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज साइमन ओम के एक नियम के बारे में जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ या ओम का नियम। तो ये है जॉर्ज साइमन ओम और इन्होंने 1827 में चालक में किसी चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर और विद्युत धारा का एक ग्राफ चेक किया, मतलब इसके बारे में अध्ययन किया, शोध किया। और बहुत सारे अध्ययन और शोध के बाद इन्होंने पाया कि जब हम विभवांतर को बढ़ाते हैं दो चालक के बीच, जब हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक ग्राफ के रूप में अगर इसको देखते हैं तो अगर इस ग्राफ में हम इसको एक्स और वाई अक्ष के रूप में लेते हैं, हम यहाँ पर जब हम रखते हैं 1 वोल्ट तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 0.5 एम्पियर की धारा है। जब हम इसको बढ़ाते हैं 2 वोल्ट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ 1 एम्पियर की धारा बह रही है। जब हम इसको करते हैं 3 वोल्ट तो हम देखते हैं यहाँ पर जो धारा है वो 1.5 एम्पियर हो गई है। जब हम इसको करते हैं 4 वोल्ट तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे हमने विभवांतर को बढ़ाया है, वोल्टेज को बढ़ाया है, वैसे वैसे यहाँ पे धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमेशा धारा के बीच का जो अनुपात है वो हर जगह पर समान है। यहाँ भी अगर इसका हम अनुपात निकाले, इस स्थिति में अगर हम इसका अनुपात निकाले तो क्या आएगा, 1/0.5 2 आएगा। अगर इस जगह पर भी निकाले तो 2 आएगा, यहाँ भी निकाले तो 2 आएगा। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ऐसी स्थिति में हुआ कि जैसे जैसे हम विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं, चालक में धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे इस ग्राफ, यह जो ग्राफ है वह एक सीधी रेखा के रूप में आ रहा है। कैसे आ रहा है, एक सीधी रेखा के रूप में आ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जॉर्ज साइमन ओम ने, जो कि एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे और साथ ही एक गणितज्ञ भी थे, एक गणितज्ञ थे और फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो है वो 1789 में हुआ और मृत्यु 1854 में। ठीक है, तो 1727 में जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के बीच विभवांतर और धारा के बीच संबंध दर्शाने के लिए, संबंध को देखने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, और उस प्रयोग से एक निष्कर्ष निकाला। उसी निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि 1827 में जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के दोनों छोरों के बीच, किसी चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर, ठीक है, विभवांतर और उनके बीच प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए काफी प्रयोग किए। और उन्होंने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों को एक नियम के रूप में प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, और उस नियम को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अगर आपसे ओम का नियम की परिभाषा पूछ जाए तो कितना आसान है कि जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर और उसके बीच प्रवाहित होने वाली धारा के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए और उस प्रयोगों को एक नियम के रूप में सजा दिया और उसी नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम। चलिए अब बात करते हैं ओम के नियम के अनुसार इन दोनों में हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ता है, अगर हम विभवांतर को घटा देंगे तो धारा भी क्या होगा, घट जाएगा। और हर जगह पर अनुपात जो है वह क्या है, समान है। विभवांतर बढ़ाने पर धारा के बढ़ने का जो अनुपात है हर जगह क्या है, समान है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो विभवांतर है वह धारा के समानुपाती है, विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती है। तो चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ के अंतर्गत क्या कहा गया। इन्होंने जो अपना नियम दिया, इस नियम में क्या कहा गया, ओम का नियम किसको कहते हैं, ये तो हो गया। ओम के नियम में क्या बताया, क्या गया था, तो उसको देखते हैं। ओम्स लॉ में ओम, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा बताया गया कि अचर ताप पर या नियत ताप पर, किसी चालक का ताप हम अचर रखते हैं, मतलब कोई एक ताप रखते हैं, या फिर नियत रखते हैं किसी ताप को। तो अचर ताप पर किसी चालक
के दोनों छोरों के बीच विभवांतर, जिसे V से डिनोट करते हैं, तथा उसमें प्रवाहित धारा समानुपाती होते हैं एक दूसरे के, समानुपाती होते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, ओम के नियम के अंतर्गत यह बताया गया कि अचर ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, तो एक दूसरे के समानुपाती होगा। अगर हम इस सूत्र के मतलब इस नियम के अनुसार हम चले तो हम क्या कहेंगे कि V अर्थात हम कहेंगे V समानुपाती I, विभवांतर समानुपाती धारा, जहां पर हम यह समझ सकते हैं कि जब हम धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, या फिर यह कह सकते हैं कि विभवांतर को जब बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। विभवांतर को घटाएंगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह से V समानुपाती I, विभवांतर समानुपाती धारा। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों समानुपात में, दोनों क्या है, समानुपात में है। हम इसको अगर बराबर करना चाहें तो इसके लिए क्या करते हैं, V इक्वल टू RI, जहां R क्या है, तो R चालक का प्रतिरोध है, जहां R क्या है, एक नियतांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब आइए हम बताएंगे आपको कि प्रतिरोध होता क्या है और प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, किसी चालक में प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कि इसको आप समझ लीजिए, यहां से प्रश्न क्या बनते हैं कि आपको कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो दिख रहा होगा आपको ओम के नियम में ताप का मान क्या होता है, अचर होता है। ओम के नियम में ताप का मान अचर होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि V इक्वल टू आर आई, या इसी को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। यह ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम, ओम के यह जो है ओम के नियम का गणितीय रूप है, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे V इक्वल टू आई आर, यह एक सूत्र भी बन गया। और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में हम न्यूमेरिकल को भी लेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे इस प्रतिरोध के बारे में कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रतिरोध की परिभाषा लिखते हैं। प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। चलिए, तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि यह एक चालक है, यह क्या है, एक चालक है। अब यहां से धारा जा रही है, यहां से सपोज करते हैं हम कि धारा जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं सपोज करते हैं। तो अगर यहाँ पर इसको रुकावट उत्पन्न हो जाए, अगर इसको रुकावट उत्पन्न हो जाए, इस धारा को जाने में अगर रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो इसी रुकावट को हम क्या कहेंगे, यह जो रुकावट है इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। मतलब इस चालक में जो यह रुकावट है, यह इस चालक का क्या है, प्रतिरोध है। मतलब प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। तो हम इस चीज को लिख जाएंगे कि प्रतिरोध किसी चालक का
वह गुण है जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। अर्थात प्रतिरोध का अर्थ आप समझ चुके होंगे, धारा का विरोध करना ही क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध है। ठीक, तो चालक का प्रतिरोध अलग अलग चालकों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इन सब बातों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया एक मतलब कि प्रतिरोध। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो हम यह लिख सकते हैं, हमने देखा V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर R इक्वल टू लिखना हो तो R इक्वल टू V बाई आई लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वह क्या है, विभवांतर और धारा का अनुपात है। हम यह कह सकते हैं कि किसी चालक में के दोनों छोरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यह भी एक परिभाषा बन सकती है, आप इसको भी लिख सकते हैं, या परीक्षा में ले गया तो यह भी परिभाषा लिख सकते हैं। और एक उभरता हुआ नया परिभाषा होगा आपके लिए कि किसी चालक में दोनों छोरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V बटा I हो रहा है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। तो V का मात्रक क्या, वोल्ट, और I का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी को, क्योंकि इस सिद्धांत के बारे में सबसे बेहतर या सबसे ज्यादा या इस सिद्धांत को किसने बताया है, तो जॉर्ज साइमन ओम ने। तो उनके नाम का अंतिम जो शब्द है ओम, उसको इसका मात्रक चुन लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम एक ही बात है, वोल्ट प्रति एम्पियर लिखें। अगर हम कहते हैं 1 वोल्ट प्रति एम्पियर तो बराबर क्या होगा, 1 ओम। ठीक है, ओम को एक विशेष चिन्ह से सूचित करते हैं, और वह चिन्ह क्या है, संकेत क्या है उनका, तो संकेत है इस तरह से, ये जो संकेत है इसी को हम क्या कहते हैं, ओम। तो हम ओम न लिख करके हम इस जगह पर इस संकेत का उपयोग कर सकते हैं। तो ये ओम का संकेत है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिरोध का मात्रक भी देख लिया। और अब आगे देखते हैं, आगे हमको देखना है कि 1 ओम का परिभाषा क्या होगा। 1 ओम का परिभाषा, 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे कि अगर हम विभवांतर को 1 मानते हैं और धारा को भी 1 मानते हैं तो 1 2 हम कैंसिल हो जाएगा, तो R क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि किसी चालक के बीच अगर 1 वोल्ट के विभवांतर से 1 एम्पियर की धारा बनती है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, अब इस तरह से भी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं कि 1 ओम क्या है। तो किसी चालक के दोनों छोरों के बीच अगर 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाए, कितना, 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाए और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध होगा 1 ओम। उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक के बारे में, कि प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक क्या होता है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हमको समझना होगा कि चालक के दोनों छोरों के बीच, कंपटीशन वालों के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट होगा ये, कि चालक के दोनों छोरों के बीच यदि विभवांतर नियत रखा जाए, मतलब कि विभवांतर को बदला न जाए, विभवांतर नियत रखा जाए, तो विभवांतर नियत रखा जाए तो ओम के नियम से
ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम कहेंगे क्या कहता है, V बराबर आई आर। अगर V को नियत रखा जाए तब क्या हो जाएगा, तब V और I के बीच क्या संबंध होगा, तो ओम के नियम से I और R के बीच संबंध, इसी चीज को समझना है। तो यहाँ पर अगर V का मान नियत रखा जाए तो इन दोनों के बीच क्या संबंध हो जाएगा, तो हम कहते हैं R बराबर V बटा I, तो हम कह सकते हैं R समानुपाती 1/I। ठीक है, इस बात को समझिए। और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, और इस पर बिजली के कामों में जो सिद्धांत यह काम करता है इसको हम समझाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि पंखा में एक तरह का रेगुलेटर लगाते हैं जिससे पंखे की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो सामान्य बिजली आती है वो 220 वोल्ट आती है। ठीक, कितना, 220 वोल्ट। एक मोटर है, ठीक, सपोज करते हैं यह मोटर है या पंखा है, यह 220 वोल्ट लेता है, और इस वोल्ट के कारण सपोज करते हैं कि इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मान करके चलते हैं इसमें कितना धारा जा रहा है, 5 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि धारा जो जा रहा है, चलिए हम इसको बढ़िया समझते हैं, यहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर की, और विभवांतर कितना है, तो 220 वोल्ट। तो ध्यान दीजिए कि प्रतिरोध के द्वारा, प्रतिरोध जब बढ़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पर ज्यादा बैरियर होंगे, ज्यादा रुकावट होगी, तो धारा यहाँ तक कम पहुंचेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर एक ऐसा यंत्र लगा दें, एक ऐसा युक्ति लगा दें यहाँ पर जो इसके प्रतिरोध को बढ़ा दे, इसके प्रतिरोध को क्या कर दे, बढ़ा दे, मतलब रुकावट बना दे। तो पहले जाता था 5 एम्पियर, अब हो सकता है कि इससे कम जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जब बढ़ेगा, प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। R और I एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध को बढ़ाएगा तो धारा का मान घट जाएगा, और प्रतिरोध को घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो यही चीज होता है जब हम रेगुलेटर जो यूज करते हैं, जिसको घुमाने से, ज्यादा घुमाने से पंखा तेज होता है और कम रखने से पंखा धीमा चलता है, तो वहां पर यही चीज धारा नियंत्रक कार्य करता है। वहां पर क्या करता है, परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक कार्य करता है। और कार्य कैसे करता है, तो जब हम स्लो करते हैं तो यहाँ पर प्रतिरोधक का मान अधिक होता है, यहाँ पर अधिक प्रतिरोध रहता है, जिससे धारा कम जाती है। यहाँ पर 1 एम्पियर ही पहुंच रही है, तो पंखा स्लो चलेगा, धीरे धीरे, इसकी क्षमता घटेगी, दक्षता। जबकि यहाँ पर अगर हम स्पीड कर देते हैं तो यहाँ से सभी प्रतिरोधक क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ से जब प्रतिरोधक हट जाएंगे तो इस तार का प्रतिरोध घट जाएगा, तो धारा पूरा का पूरा 5 एम्पियर जाएगा, तो ज्यादा तेजी से चलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आती है। आप छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी देखते होंगे, 1 किलो का, मतलब 1000 ओम का, या ऐसे छोटे छोटे जो बल्ब में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब में, जब हम 12 वोल्ट बैटरी से कोई बल्ब चलाना चाहते हैं तो वहां पर हम एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या कहता है, वो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, तो धारा को रोक देते हैं या फिर धारा को कम कर देते हैं। आप एक चीज ध्यान देंगे कि प्रतिरोधक को आम बोलचाल की भाषा में हम प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक, हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं, तो ये आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि धारा का मान घट जाएगा जब प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध जब घटेगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध का क्या कारण है, किसी तार में प्रतिरोध क्यों होता है। अब चलिए हम समझते हैं कि किसी चालक तार में या किसी चालक में या किसी तार में प्रतिरोध क्यों होता है, आखिर उसके रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, हम सपोज करते हैं कि यह एक चालक है, तार है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, तांबा का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है। और यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट समझिए, तो सपोज करते हैं कि ये सभी परमाणु है, तार में कोई भी धातु है या कोई भी पदार्थ है, वो परमाणु से मिलकर बना होगा। तो उस परमाणु में हम सपोज करते हैं कि बहुत सारे, मतलब कि उस तार में बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। अब ये परमाणु इस तरह से सजे हुए हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हम विभवांतर देंगे, एक विभवांतर दोनों छोरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेंगे। ठीक है, हम इधर निगेटिव देते हैं, इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव गति करना शुरू कर देंगे।
इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। तो ये सब जो मैंने ये ऐसे ऐसे बिंदु दिया है, ये सब सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे की ओर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ इस परमाणु से टकरा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से टकराते हुए जाएगा ना, ये यहां से भी ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से टकराते हुए जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है चला जाए सीधा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाए सीधा यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉन फिर टकराते हुए जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन टकराते हुए जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की गति से ही धारा बनती है, आवेश के प्रवाह से ही धारा बनती है। और आवेश जब जा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये अपने ही परमाणुओं से टकरा रहे हैं। तो टकराने से इनकी ऊर्जा में ह्रास होता है। मतलब कि ये अगर 5 एम्पियर ले जा पाते तो अब कम एम्पियर ले जा रहे हैं, मतलब धारा कम ले जा पा रहे हैं। और धारा का विरोध हो रहा है, धारा के जाने का विरोध हो रहा है ना, तो यहीं से धारा के विरोध हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो पहला कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के गति करने में जो परमाणु होते हैं उनसे टकराता है। तो इलेक्ट्रॉन्स परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा में ह्रास होता है। क्लियर। दूसरा कारण क्या होता है कि ये नाभिक जो होते हैं वो तो धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव होते हैं, ऋणावेशित। अब ये धनावेशित कण इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर नाभिक है, तो ये नाभिक पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो ये इसको अपनी तरफ खींचते हैं। अब जब ये खींचेंगे, ये बेचारा जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जाना चाह रहा है इसको लेकर आगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो नाभिक है ये उसको खींच रहे हैं, तो वहां भी उसकी ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। तो नाभिकों द्वारा, दूसरा कारण क्या हुआ, नाभिकों द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना। क्लियर। तो ये दो कारण प्रमुख है जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है किसी चालक तार में। आपसे पूछा जा सकता है कि चालक तार में प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है या क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने समझ लिया। यहां से एक चीज और समझ लीजिए, आप जानते हैं कि जिस तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा गर्म होगा। यहाँ पर ज्यादा परमाणु से टकराएगा, मतलब घर्षण ज्यादा होगा। अब घर्षण ज्यादा है, घर्षण से जानते हैं आप उष्मा उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तो उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर आप ज्यादा प्रतिरोध वाला तार लेते हैं और उससे आप धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रतिरोध ज्यादा है, और प्रतिरोध जब ज्यादा है उस चालक का प्रतिरोध अगर अधिक है तो घर्षण बढ़ जाएगा ना, और घर्षण बढ़ जाएगा तो तार जल्दी गर्म हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए, अब इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से वो कारक है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। समझते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अक्सर लोग इसको रटते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर रटते हैं फिर भूल जाते हैं। तो आइए आज हम आपको इस तरह समझा देंगे कि आपको कभी इसको रटना नहीं पड़ेगा। आप जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप कभी भूलते नहीं है और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि यह एक चालक तार है। ठीक, यह एक चालक तार है। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि प्रतिरोध क्यों होता है, किसी तार में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, गति करते हैं और ये इसमें टकराएंगे। ठीक, तो अगर ज्यादा लंबाई रहेगा, तार यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक हम कर देते हैं तब क्या होगा कि और ज्यादा परमाणु मौजूद होंगे यहाँ पर इसके रास्ते में और परमाणु मौजूद होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं और टकराएगा और ह्रास होगा। मतलब लंबाई जैसे जितना ज्यादा बढ़ जाएगा प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। जितने ज्यादा लंबाई होगी इसको परमाणुओं की संख्या उतना ज्यादा पार करके जाना होगा ना आगे तक। तो ये जितना ज्यादा परमाणुओं को पार करेंगे उतने परमाणुओं के नाभिकों से टकराएंगे, परमाणुओं से टकराएंगे, और जब ज्यादा टकराएंगे तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो अब क्लियर हमको यहाँ पर पता चल गया कि लंबाई को अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि R समानुपाती L।
क्या कह सकते हैं, R समानुपाती L, मतलब कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। दोनों जब समानुपात में हो, आमने सामने हो, तो इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ता है क्योंकि दोनों समानुपात में है। क्लियर। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या करते हैं कि इसके लंबाई को हम कम कर देते हैं, इसकी लंबाई को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो लंबाई को कम करते हैं और उस लंबाई के क्षेत्र को हम ऐसे चौड़ाई में इसको बढ़ा देते हैं, हम इसको और ज्यादा चौड़ा कर देते हैं, इतना। ठीक है, अब इतना चौड़ा कर दिए तो यहाँ पर और ज्यादा परमाणु मौजूद हो गए। ठीक है, तो ज्यादा परमाणु मौजूद हो गए, इस क्षेत्र में ज्यादा परमाणु मौजूद हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा पहले इतनी थी, अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, इतना ही दूर में अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अधिक हो गए। इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गए, जबकि इनको पहले इतना ज्यादा परमाणुओं को पार करना पड़ता था, इतने ज्यादा परमाणु से टकराते थे, अब ये मात्र इतने परमाणु से टकराएंगे और आसानी से निकल जाएंगे। मतलब अगर इस क्षेत्र को बढ़ाएंगे आप, इसकी मोटाई को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, मतलब अगर इसको हम ऐसे काटे तो ये जो गोलाई होगा इसका क्षेत्रफल होगा, या फिर हम यह कह सकते हैं मोटाई। क्या कह सकते हैं, मोटाई। अगर आप चालक की मोटाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, कम जाएगा, उसी क्षेत्र में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि इसको कम परमाणुओं को पार करके जाना पड़ेगा ना, और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। पहले इतने दूर में मात्र इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, अब इतने ही दूर में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, परमाणुओं की मात्रा बढ़ जाएगी ना। मोटाई जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही परमाणुओं की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए कि इतना मोटा है तो इतने परमाणु है। ठीक है, अगर इतना मोटा कर देंगे तब परमाणुओं की मात्रा और बढ़ जाएगी, और ज्यादा परमाणु मतलब ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मतलब आवेश बाहर करके ले जाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और उससे क्या फायदा होगा कि धारा का प्रवाह सुगम हो जाएगा, आसानी से प्रवाहित होगी, मतलब प्रतिरोध कम रहेगा। तो अगर हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इसका क्षेत्रफल पहले इतना था, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मतलब हम यह कह सकते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ लंबाई समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब बात करते हैं चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, मतलब कि अगर आप पदार्थ बदल देंगे तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। पदार्थ जैसे ही बदलेंगे, पदार्थ की प्रकृति को बदल देते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस तार के रूप में हम चांदी का उपयोग कर रहे थे, अब तांबा का करते हैं, फिर एल्युमिनियम करते हैं। तो जैसे जैसे पदार्थ की प्रकृति बदल देंगे वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक और बात पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, ताप पर। अगर इसका ताप बढ़ा देंगे आप, अगर इसका ताप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने से, याद रखिए इसको, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, और यह बात कहां लागू होगी, चालक पर। याद रखेंगे चालक पर, क्योंकि अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, इनके बारे में ठीक इससे विपरीत कहानी है। अगर अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, अर्धचालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा, जबकि चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। ये चीज तो हो गया क्लियर। अब यहां से क्या बनता है, अब यहां से सूत्र क्या बन सकता है, क्या हमको क्या प्राप्त होता है, आर और लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध हो सकता है। तो हम कह सकते हैं, हमने एक जगह देखा कि R समानुपाती L, एक जगह देखा R समानुपाती 1/A एरिया। अब इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो हमारे पास आएगा R समानुपाती L/A, R समानुपाती L/A, मतलब कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? अब चलिए अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। ठीक है, तो इससे आगे का जो पार्ट है, इसके बाद प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता,
इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो धन्यवाद।